हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास फिर से अपलोड होने जा रही है, मतलब आपको फिर से क्लास 11th की क्लास मिल रही है। काफ़ी टाइम हो गया था, बीच में हम थोड़े बीमार पड़ गए थे, इसलिए क्लासेस कंटिन्यू नहीं थी। लेकिन अब आपकी क्लासेस मेरा पूरा प्रयास रहेगा कंटिन्यू रहेंगी। जैसे अल्टरनेट आती थी, एक दिन क्लास 11th एक दिन क्लास 12th, तो आपको रोज़ क्लासेस मिलेंगी। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो है सेल के जो माप और आकार के बारे में डिस्कस कर लिए थे। साथ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम फिर से एक नई हेडिंग को पढ़ाते हैं और वो हेडिंग है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग का नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल इंग्लिश में कहते हैं, कहीं बुक में हिंदी में भी लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसकी हिंदी है बच्चों असीम केंद्रक की। ठीक है, असीम केंद्रक कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका। अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका होता क्या है, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित न हो। अगर आपसे कोई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताए तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, अगर कोई शब्द यू प्रोकैरियोटिक लिया है तो आपके दिमाग में सबसे पहले उस शब्द का नाम आना चाहिए, यानी कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक वर्ड मतलब जिसके पास केंद्रक न हो, यूकैरियोटिक मतलब जिसके पास केंद्रक हो। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। हालांकि और भी सारे डिफरेंस है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो कौन कौन आते हैं, सबसे पहले बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं। दूसरा नीलहरी शैवाल, नील हरी शैवाल, और तीसरा माइकोप्लाज्मा। बुक में बच्चों एक नाम और दिया होगा और करके, हालांकि माइकोप्लाज्मा को PPLO कहा जाता है। PPLO इसका पूरा नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको कुछ लोग माइकोप्लाज्मा को MLO भी कहते हैं। MLO का पूरा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जीवाणु, इंग्लिश में इसको बैक्टीरिया कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इंग्लिश में कहते हैं, जिसको नील हरी शैवाल हिंदी में कहते हैं। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, इसका दूसरा नाम है PPLO, या इसको कुछ लोग MLO भी कहते हैं। तो PPLO का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। MLO का भी पूरा नाम क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये नाम होगा MLO का। बच्चों, ये जो तीन नाम लिखे हैं हम, ये तीनों नाम जीवाणु, मतलब ये तीनों के तीनों जीवाणु में होते हैं और ये तीनों के तीनों मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है, मोनेरा जगत में केवल और केवल जीवाणु ही आते हैं और ये सभी जो होते हैं वो मतलब मोनेरा जगत के सभी सदस्य हैं। देखा जाए तो ये सभी के सभी जीवाणु ही हैं, लेकिन हमने जीवाणु लिखा, इन दोनों का नाम क्यों लिखा? क्योंकि थोड़े बहुत डिफरेंस हैं, मतलब दोनों में अंतर होता है, इसलिए हमें तीनों नाम लिखना पड़ता है। तो बच्चों, आपको तो ये पता चल गया कि मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन आता है। अब बात करते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनकी साइज क्या होती है, मतलब शेप क्या होता है, आकार होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार की बात करें अगर,
आकार की बात करेंगे तो आकार के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आकार के हिसाब से कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहला इसमें हम अगर बात करें तो वो होगा दंडाकार, जिसको छड़ाकार भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस। दूसरा क्या होगा इसका? गोलाकार, गोलाकार। इंग्लिश में इसको कोकस के नाम से जानते हैं, कोकस के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या होगा? कोशाकार, कोशाकार। इंग्लिश में इसको विब्रियो के नाम से जानते हैं, विब्रियो, विब्रो, ठीक है। एंड फोर्थ होगा इसका सर्पिल, सर्पिल। इंग्लिश में इसको स्पाइरल के नाम से जानते हैं। इसका अगर फिगर हम ड्रॉ करें तो दंडाकार मतलब कुछ छड़ के आकार के होंगे, ऐसे ऐसे छड़ के आकार के होंगे, इसको इंग्लिश में बैसिलस कहेंगे। गोलाकार का मतलब गोल आकार के होंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये गोलाकार होंगे, जिसको इंग्लिश में कोकस कहते हैं। कोशा, विब्रो, जिसको कोशाकार या कामाकार भी कहते हैं, कामा आकार के, कामा ऐसे लगाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं। सर्पिल आकार के कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे स्प्रिंग जैसे देखते हैं ना, ऐसे सर्पिल होते हैं, सर्पिल में। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, और हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आते हैं। तो जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा, जिसका 2 और नाम है, पीपीएलओ और एमएलओ। इसके आकार की बात भी कर लिए हम कि इसका आकार कितने प्रकार के होते हैं। मतलब आकार के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, दंडाकार, गोलाकार, कोशाकार और सल्फिदाकार। तो माय डियर स्टूडेंट, इतना अगर हो गया हो तो हम इसको इरेज करते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके इंटरनल, अभी तक तो हमने देखा कि टाइप्स क्या होते हैं, अब हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी जो बैक्टीरिया सेल होती है उसके बाहर की कवरिंग क्या है, इंटरनल इसके अंदर क्या होता है, सब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम इसको इरेज कर लेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अभी को हम लोगों ने आकार के आधार पर मतलब कि 4 प्रकार देख लिया। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग या फिर उसके अंदर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम एक फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं। फिगर के थ्रू समझाएंगे तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, टेम्परेरी फिगर, ठीक है। जो बैक्टीरिया होती है उसके पास 3 लेयर होता है। एक लेयर और होता है इसमें, सबसे बाहर होता है कैप्सूल, ठीक है। दूसरा होता है सेल वॉल, सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति, और तीसरी मेम्ब्रेन जो होती है इसकी वो होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर पूरा द्रव्य भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसका खुद का डीएनए बीच में होता है, नेकेड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, बार बार बता चुके हैं। तो इसको हम न्यूक्लियस ना करके न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड, या इसको जीनोफोर के नाम से जानते हैं, जीनोफोर। इस डीएनए के अलावा इसके पास और भी कोशिकांग होते हैं, सॉरी, इस डीएनए के अलावा इसके पास एक और अतिरिक्त डीएनए होता है, ऐसे गोल गोल आकार का, जो इसके पूरे के पूरे कोशिका में फैला होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो जीवाणु के लिए प्रतिरक्षी का काम करता है, मतलब एंटीबायोटिक बनाने का काम करता है इसके लिए। मतलब बाहर से कोई वायरस इसको मार न दे, कोई और जीव इसको मार न दे, इसके लिए प्लाज्मिड जो होता है, इसके पास जो डीएनए होता है उसमें कुछ ऐसे जीन होते हैं जो इस बैक्टीरिया की सुरक्षा करता है।
सिर्फ साफ साफ मतलब समझ गए बच्चों कि हमने क्या बोला, बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित प्लाज्मिड बैक्टीरिया की सुरक्षा करते हैं, इसका नाम प्लाज्मिड है। और बच्चों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जो जीवाणु कोशिका है, इसके अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कोशिका झिल्ली जो है, ये अंतर्वलित होती है। मतलब इस तरीके से सर्किल, मतलब ऐसे नहीं कि सीधा सीधा होगी। हमने जो बनाया है फिगर, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, मतलब जैसे होती है वैसे कर दें, तो ये पूरी तरीके से अंतर्वलित होती है, मतलब कुंडलित होती है पूरी तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी तरीके से कुंडलित होती है। और इसको मीसोसोम के नाम से जानते हैं। जो इस सेल मेम्ब्रेन है, इसको किसके नाम से जानते हैं बच्चों? मीसोसोम के नाम से जानते हैं, मीसोसोम के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एक एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन ये है कि जो कोशिका भित्ति की बात करें, यहां पर हमने लिखा होगा सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, कह सकते हैं सब में। लेकिन एक एक्सेप्शन लिख लीजिएगा नोट में करके। नोट क्या बनाएंगे आप लोग? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो माइकोप्लाज्मा पे 2 क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम यानी आपके मेडिकल एग्जाम, नीट एग्जाम में बन सकते हैं। ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसके 2 नाम और हैं, पीपीएलओ, एमएलओ। और सबसे बड़ी बात है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसमें जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक की, सबसे बाहर कैप्सूल का आवरण होता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। सेल वॉल की बात करें तो दूसरा लेयर उसका सेल वॉल होता है। सबसे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है, जो पूरी तरीके से अंतर्वलित होती है, मतलब कुंडलित होती है। जब अंतर्वलित होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मीसोसोम। मीसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई और कोशिकांग नहीं होता, केवल किसको छोड़कर? एक चीज हम भूल गए थे, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, 70S राइबोसोम। यूकैरियोटिक में कौन होता है? 80S राइबोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है। और ये पूरी की पूरी सेल में होता है, ठीक। तो पूछा जाए अगर आपसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है जो कॉमन होता है, वो है राइबोसोम। इसके पास कोशिका झिल्ली आवरण नहीं होता। बस इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक कोशिकांग है, उसका नाम क्या है बताइए? उसका नाम होगा क्या? राइबोसोम, ठीक बच्चों। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास कोई और कोशिकांग नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका रेस्पिरेशन भी करती है। कुछ ऐसी हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें, वो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं। और उसके साथ सेल डिवीजन भी होता है इनमें, ठीक है। और फूड एग्जिस्ट भी कराया, मतलब जो अनवांटेड फूड हो, मतलब बॉडी में उनके अनवांटेड पदार्थ होते हैं, उनको क्या किया जाता है? बाहर रिमूव कराया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस किसके द्वारा होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, सेल का डिवीजन करना, रेस्पिरेशन करा, फोटोसिंथेसिस करना, एंड एवरीथिंग्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, बट इसके पास कोई कोशिकांग नहीं है। तो ये सभी काम बच्चों कौन करता है? मीसोसोम करता है, ठीक है। इसमें कुछ नलिकाएं होती हैं, कुछ जो है इसमें ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, और इसके मीसोसोम में कुछ जो है ग्रीन कलर के वर्णक पाए जाते हैं, खास करके क्लोरोफिल ए तो मेन ही होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली ही पूरा का पूरा काम कर रही है। मतलब कहें तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल का टोटल काम जो है, कोशिकांग का पूरा काम जो है कौन करती है? मीसोसोम यानी सेल मेम्ब्रेन करती है, ठीक है बच्चों। कोशिकांग ना होते हुए भी सारे काम होते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मीसोसोम। आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए इसके बारे में। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है, जिसके अंदर उसका एक मेन डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के डीएनए को बच्चों न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस नहीं या न्यूक्लियोलस नहीं लिखा है, न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसको जीनोफोर के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, इसके डीएनए के अलावा इसमें और एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, और ये प्लाज्मिड जो होता है बच्चों, ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो उसको एंटीबॉडी मतलब कि रोगों से बचाता है, मतलब इसकी सुरक्षा करता है। साथ में यह हमारे आनुवंशिक इंजीनियरिंग में बहुत ही मदद करता है, बायोटेक्नोलॉजी में। हम आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको ये रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो पहला आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग थी, हमने एक एक पॉइंट एक एक लाइन उसमें से समझा है। कुछ छूट जाएगा तो जरूर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। और बच्चों आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। और तीसरा क्वेश्चन हमें ये बताइएगा ओमनी सेलुला ई सेलुला किस साइंटिस्ट ने दिया है। ये 3 क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हम। सेल वॉल यानी कि कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके बाहर जो ये 3 लेयर है उसका क्या काम है, इसके बारे में बात करेंगे अभी आगे हम। और फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है इस समय बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों चलते हैं, हम आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू बच्चों।